हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की इस प्यारी सी क्लास में हम सभी लोग गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन को देखने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने गॉस थ्योरम के कुछ एप्लीकेशन देखे हुए थे और बचे हुए एप्लीकेशन को आज की इस प्यारी सी क्लास में हम लोग देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि जितनी भी पिछली क्लास में आपको जो भी चीज़ें बताई गई हैं उसको आप बढ़िया तरीके से लिख करके प्रैक्टिस कर रहे होंगे और जितनी भी चीज़ें पढ़ा दी गई हैं उतना आपको बढ़िया तरीके से तैयार हो गया होगा। ठीक है, निकालते हैं रफ कॉपी और बढ़िया तरीके से लेते हैं इस क्लास का एंजॉय। आज की दोस्तों क्लास में करना क्या, अपने को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है कोई, और उसकी वजह से अपने को फाइंड करना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब दोस्तों, ये तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सब कुछ हम लोग जान चुके हैं, लेकिन एक बार और जितने फार्मूले पढ़ लिए हैं मुश्किल से 2-3 मिनट के अंदर हर फार्मूले को एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल जो होता है वह होता है दोस्तों ई का बेसिक फार्मूला है E=F/Q0। दूसरा यूनिट निकालने के लिए फार्मूला होता है ΔV/ΔX। यहाँ से यूनिट निकल के आता है न्यूटन पर कूलम, यहाँ से निकल के आता है वोल्ट पर मीटर। ठीक, ई कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अगर कोई प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज से डायरेक्शन होता है अवे। अगर कोई माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज से डायरेक्शन होता है टूवर्ड्स। ठीक ना दोस्तों, अगर ये मैं फार्मूला लिख दूँ E=KQ/R², तो इस फार्मूले को बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। और इस फार्मूले में जो K है, इस K को बोलते हैं 1/4πε0। और ये जो ε0 होता है इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी जो वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक ना। अगर हम बात करें कि E=2kP/r³, ये फार्मूला किसका है, तो आप लोग बताएंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। और इसमें P को क्या बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट, और P का फार्मूला होता है 2L3। ठीक, उसके बाद E=KP/r³ किसके लिए फार्मूला है? एट इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए है। लास्ट क्लास हमने फार्मूला देख लिया था E=1/4πε0 ये किसके लिए फार्मूला है? ड्यू टू थिन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। और इसमें लैम्डा को क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा का फार्मूला क्या होता है? λ=Q/L। ठीक ना। लास्ट क्लास में एक और फार्मूला हमने देखा था E=σ/2ε0। इसमें सिग्मा को क्या बोलते थे? सिग्मा को बोलते थे सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सिग्मा का फार्मूला होता था σ=Q/A। और ये ε0 फिर वापस आ गया 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, अब बताओ कितना कम टाइम लगाना। अब दोस्तों, ऐसे आपको जब ऐसे मैं कराऊंगा ना, तो आप सुनते सुनते देखते देखते जितने फार्मूले रहेंगे सब फार्मूले आप याद हो जाएंगे। लेकिन कब? जब मैं बोला करूं तो आप साथ साथ आप भी गुनगुनाया करो, ताकि आप जब पढ़ो ना तो आपके पास में अगर कोई बैठ के देखे तो आपको कहे कि हाँ, ये बढ़िया टीचर से पढ़ रहा है, ये देखो बोल बोल के ये भी याद कर रहा है। नहीं तो होता क्या है कि आप वीडियो चलता रहता है, आप केवल देखते रहते जैसे सोने लगते हो। सोना नहीं है दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है, जब बोलते रहोगे एक्टिव रहोगे। जब मैं ऐसे कराऊंगा ना तो आप एक्टिव रहोगे। जब आप एक्टिव रहोगे तो आपको चीज़ें, पहली बात तो ये नींद नहीं आएगी, और एक और चीज़, आप साथ साथ दोहरा रहे हो ना, आप बोल रहे हो, आप एक्टिव हो। जब एक्टिव रहोगे तो नींद आने का चांसेस थोड़ा कम रहता है। ठीक है, चलो भाई। तो यहाँ पे ये चीज़ें हमने जितनी फार्मूले पढ़े हुए हैं सब फार्मूले को एक बार हमने कम समय में बहुत तेज़ी से हमने रिवीजन कर लिया है। ठीक ना। चलो भाई, इरेज करते इसको। अपने को निकालना तो कुछ और है ना, हमने इसको क्या क्या डिवीजन कराया आपको। अपने को निकालना क्या? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। कोई कंडक्टिंग स्फीयर है दोस्तों, कंडक्टिंग स्फीयर बोलिए या इसी को हॉलो स्फीयर बोलिए। ठीक ना, कंडक्टिंग स्फीयर और हॉलो स्फीयर दोनों बात एक ही है। तो ये है हमारा कोई कंडक्टिंग स्फीयर या हॉलो स्फीयर। ठीक है, मेरा स्फीयर बढ़िया बन रहा है ना, अपनी खुद तारीफ कर रहा हूँ। हॉलो स्फीयर है या कंडक्टिंग स्फीयर है। और अगर दोस्तों ये कंडक्टिंग स्फीयर जो इसको चार्ज दिया जाएगा, कंडक्टर रहेगा,
जिसको चार्ज दिया जाएगा वह चार्ज क्या हो जाएगा, इसके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कंडक्टिंग हो या हॉलो स्फीयर हो, दोनों बात में यही कंडीशन रहता है। वैसे हॉलो है, जो चार्ज देंगे उसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली यहाँ पर ऐसे क्या हो जाएगा, आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और कंडक्टिंग रहेगा तब भी यही रहेगा कि इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ये हो गया आपका यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, और इसकी वजह से अपने को क्या चाहिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, ये यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। और इसकी वजह से अपने को क्या फाइंड करना है, अपने को फाइंड करना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दोस्तों इसकी वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, वो भी 3 जगहों पर, 3 केसेस में, 3 प्लेसेस पर। कौन कौन से प्लेसेस हैं, एक तो हुआ इसका आउटर पॉइंट, ठीक है, इस सरफेस के आउटर पॉइंट जिसको बोलेंगे एट एक्सटर्नल पॉइंट, इसको बोलेंगे एक एट द सरफेस, इसके सरफेस पर, और तीसरा एट इनर पॉइंट या एट इंटरनल पॉइंट। तो एक्सटर्नल पॉइंट, एट द सरफेस और एट इंटरनल पॉइंट, 3 प्लेसेस पर हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। अब इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए वी यूज गॉस थ्योरम, हम गॉस थ्योरम का यूज करेंगे। और गॉस थ्योरम कहता है कि अपने को क्या चाहिए, कोई क्लोज्ड सरफेस चाहिए, और उस सरफेस को क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। तो हम लोग इस पॉइंट से होकर जाता हुआ एक सरफेस बनाएंगे, और ये सरफेस हमारा जो बन रहा है, इस सरफेस को क्या नाम देंगे भाई दोस्तों, इस सरफेस को हम लोग क्या नाम देंगे, तो इस सरफेस को जो हम लोग नाम देंगे वो आप बोलेंगे स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। क्या बोलेंगे, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है। मान लो यहाँ पे ये पॉइंट है P, अभी मैं इसको हटाता हूँ, अभी इंटरनल वाला ये इसका हुआ सेंटर O, और बड़े वाले छोटे वाले स्फीयर का रेडियस कैपिटल R, बड़े वाले रेडियस का स्फीयर हम लोग मान लेते हैं स्मॉल r, ठीक ना। तो अब यहाँ पे छोटा सा एरिया ले लेते हैं, छोटा सा एरिया हमने ले लिया, क्या ये DA, और इस एरिया का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, P को हम इधर कर देते हैं, और इस एरिया का डायरेक्शन हो जाएगा ऐसे DA वेक्टर, ठीक ना। पूरे सरफेस से पूरे सरफेस से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसको बोलेंगे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। क्या मैंने वर्ड बोला, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। डायरेक्ट आप सिंपल लिखो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक ना। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, छोटा सा निकालते तो डी फाई ई लिखते, टोटल निकाल रहे, नेट निकाल रहे, पूरा निकाल रहे, टोटल निकाल रहे हैं, तो उसको बोलेंगे फाई ई। फाई ई का फार्मूला है क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी ए, वेक्टर ई डॉट डी ए। ये दोस्तों लाइन हम लोग पिछली वीडियो में भी बात की थी, ये लाइन, यही लाइन लिखी थी स्टार्टिंग में, अभी भी वही लाइन लेके चल रहे हैं ना। वहाँ पे क्या था, 3 सरफेस बन जाता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा तो है नहीं 3 सरफेस बन जाए। अब दोस्तों यहाँ पे ई, अच्छा अब हमने कौन सा चार्ज दिया है, प्लस चार्ज, और प्लस चार्ज की वजह से जो ई का डायरेक्शन होता है, प्लस चार्ज की वजह से जो ई का डायरेक्शन होता है वह क्या होता है, अवे होता है। मतलब कहने का मतलब ई का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये वेक्टर ई का डायरेक्शन। और वेक्टर ई और वेक्टर डी ए, वेक्टर ई और वेक्टर डी ए दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। जब सेम डायरेक्शन में तो एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। यहाँ पे फाई ई इक्वल टू हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कास 0 डिग्री, और कास 0 डिग्री वैल्यू क्या होता है, 1। फाई ई इक्वल टू हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ई डी ए, फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई और डी ए का, चलो ऐसे डी ए, फाई ई इक्वल टू ई और डी ए का इंटीग्रेशन ए। इतनी लाइन तो आपको एकदम इजी लग रही होगी, इतनी लाइन में तो कोई दिक्कत है, परेशानी नहीं है ना कि ये लाइन कैसे कैसे हुई है। अब यहाँ पे फाई ई की जगह यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फाई ई के प्लेस पर क्या यूज करेंगे, तो आप तुरंत बोलोगे सर फाई ई के प्लेस पर लगा दीजिए क्या, अप्लाई कर दीजिए क्या, गॉस थ्योरम। तो फाई ई के प्लेस पर लगाएंगे गॉस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम का फार्मूला एकदम बढ़िया से याद हो गया ना,
गॉस थ्योरम का फार्मूला क्या है कि फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, फाई ई के प्लेस पर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ई के प्लेस पर जब रखेंगे क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई, और ए क्या है, एरिया, और किसका एरिया, स्फीयर का एरिया, और रेडियस क्या है, स्मॉल आर। स्फीयर का एरिया का फार्मूला आया था कि नहीं आया था, कहाँ पे आया था, मैं बताऊँ आपको। स्फीयर का एरिया आया था आपको जब हम लोग प्रूफ कर रहे थे गॉस थ्योरम, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, याद है ना, वीडियो नंबर, अब ये मुझे नहीं याद आ रहा वीडियो नंबर 2 था कि वीडियो नंबर 3 था, जो भी रहा होगा, आपको आया है प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। उसमें हमने बात किया है स्फीयर का एरिया, वहाँ पे फार्मूला आया था 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से ई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। ये दोस्तों देखो कितना आसान सा डेरिवेशन है, कितनी लाइन का, कितने कम लाइन में, कितने कम शब्दों में हमने एट एक्सटर्नल पॉइंट की बात कर दी, ठीक ना। अब ये देखो एट एक्सटर्नल पॉइंट, यहाँ पे हेडिंग डाल लेना फर्स्ट, एट एक्सटर्नल पॉइंट, एट एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है ना। अब दूसरा कहाँ पे निकाल लेंगे, एट द सरफेस, एट द सरफेस, एट द सरफेस। जब सरफेस पे निकालेंगे दोस्तों, सरफेस पे क्या चेंज हो जाएगा, अब बताओ। अब हमें यहाँ सरफेस पे निकालना है, अभी तो यहाँ से यहाँ पे निकाल रहे थे तो ये डिस्टेंस लिया हमने, अब यहाँ से यहाँ पे निकालेंगे तो ये वाला डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितना है आप देख के बताओ, ये डिस्टेंस है कैपिटल आर। तो इसका मतलब है कि एट द सरफेस पर जो स्मॉल आर है वह क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा, बाकी चार्ज जितना इस पर है तब भी उतना ही रहेगा। तो एट द सरफेस स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, इस फार्मूले में स्मॉल आर के प्लेस पर जब लिखोगे कैपिटल आर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान कैपिटल आर स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया, ठीक ना। अच्छा, एट इंटरनल पॉइंट, थर्ड एट इंटरनल पॉइंट, मतलब कोई इंटरनल पॉइंट होता है। अच्छा बताओ, अब चार्ज जो है हमारा, चार्ज कहाँ पर है, सरफेस पर है, अंदर कोई चार्ज है नहीं, अंदर कोई चार्ज ही नहीं दोस्तों। इसका मतलब है क्यू इक्वल टू 0, अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। अब चाहे इसमें क्यू इक्वल टू 0 रखो तो क्या मिलेगा, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू जगह पे 0 अपान आर स्क्वायर, तो आपको मिल जाएगा ई इक्वल टू 0। ये दोस्तों आपके लिए केस इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो हमारा कंडक्टिंग स्फीयर हो या हॉलो स्फीयर हो, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, 0। उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, 0। किसके अंदर, कोई कंडक्टिंग स्फीयर हो या हॉलो स्फीयर हो, कंडक्टिंग स्फीयर या हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। जबकि अभी हम लोग बात करेंगे कंडक्टिंग जगह पे इंसुलेटिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 नहीं होगा, उसका कुछ फार्मूला बनेगा, वो फार्मूला भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ई इक्वल टू 0। अगर दोस्तों हम लोग इसका ग्राफ ड्रा करें, वह देखो ग्राफ कैसे ड्रा हो जाएगा। देखो ये हमारा क्या है, कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक ना, और ये इसका सेंटर हुआ। हमें ग्राफ ड्रा करना चाहिए, यहाँ से ये जो डिस्टेंस आएगा ये हो जाएगा कैपिटल आर और ये पूरा स्मॉल आर। तो हम स्मॉल आर इधर दिखा दे रहे हैं, स्मॉल आर हो गया, और ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया। ई और आर के बीच में हम लोग ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो सरफेस के बाहर ये हुआ ना, एट एक्सटर्नल पॉइंट ये फार्मूला निकल के आया, एट सरफेस पे ये फार्मूला निकल के आया, इंटरनल पॉइंट पे ये फार्मूला निकल के आया। तो सरफेस के बाहर ई और आर में कैसा रिलेशन है, सरफेस के बाहर दोस्तों ई और आर में कैसा रिलेशन है, तो आप देख के बता सकते हो कि ई और आर के बीच में इनवर्स का रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, इनवर्स का रिलेशन है। इसका मतलब कि जहाँ पे ई ज़्यादा होगा वहाँ पे आर कम होगा, जहाँ पे आर कम होगा ज़्यादा होगा, और ऐसा ग्राफ क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। तो ये देखो ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर तो है ही नहीं, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0, चाहे डिस्टेंस कम हो चाहे ज़्यादा हो। यहाँ से लेकर के दोस्तों, यहाँ से लेकर के लगभग यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। यहाँ पर आओगे तब जाके मैक्सिमम आपको मिलेगा ये वाला, ठीक है। मतलब सरफेस पर मैक्सिमम है लेकिन अंदर क्या है, 0, और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेज़ी से घट रहा है। जितना तेज़ी से डिस्टेंस घटेगा उतना तेज़ी से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटता जाएगा। तो ये आपका ग्राफ बन गया, ठीक ना। कोई दिक्कत आपको एकदम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ये आपका हो गया क्या,
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, तो ये प्यारा सा डेरिवेशन रहा, छोटा सा डेरिवेशन है और ये छोटा सा प्यारा सा ग्राफ है, आप यहाँ पे दिखा सकते हो E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक, चलिए भाई इसको बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिए और इसको एग्जाम के लिए बढ़िया तरीके से तैयार भी कर लीजिए। ये इजी है लेकिन एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये मत सोचो सर इतना इजी एग्जाम में आता है क्या, एकदम बढ़िया एग्जाम में आता है ये, बल्कि जो अब ये बताएंगे ना वो थोड़ा सा कम, लेकिन ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ चीज़ है ये। ठीक ना, इसको अलग अलग तरीके से भी पूछा जाता है। जब क्वेश्चन हम कराएंगे तो हम दिखाएंगे देखो अलग अलग तरीके से कैसे पूछा गया है। बाकी ये चीज़ एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम तैयार कर लीजिएगा। हाँ दोस्तों, ये अब हम लोग देखने वाले हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। अभी से पहले क्या था, हॉलो स्फीयर, अब क्या है सॉलिड स्फीयर। तो हॉलो स्फीयर को हमने दूसरा नाम लिखा था कंडक्टिंग स्फीयर और सॉलिड स्फीयर का दूसरा नाम हो जाएगा इंसुलेटिंग स्फीयर। ये दोस्तों आपको देखो कंफ्यूज करेगा आपको ये कंफ्यूज करेगा, इसको कन्फ्यूजन आपको दूर करना है कि जो सॉलिड स्फीयर है वह इंसुलेटिंग में आता है और जो हॉलो स्फीयर है वह कंडक्टिंग में आता है। कैसे आता है मैं एक बार आपको हल्का सा हिंट करूँ ताकि ये आपके दिमाग में बैठ जाए अच्छे से। देखो ये मान चलो कि कोई आपका हॉलो स्फीयर है, तो हॉलो है तो मतलब पूरा खोखला है, मतलब समझने वाली बात है ये। अगर ये हॉलो है मतलब कुछ नहीं है, यहाँ तक कुछ नहीं है। जो चार्ज मिलेगा वह चार्ज इसके सरफेस पर आएगा, तो हॉलो वाले में कोई तो डाउट ही नहीं है। अब आ जाओ हॉलो को कंडक्टिंग क्यों कहा जाता है। इसे मान चलो कि ये हमारा कोई कंडक्टिंग स्फीयर है। अगर दोस्तों ये कंडक्टर है, कंडक्टर वे होते हैं जिसके अंदर पहले से चार्ज होती है। ये समझने का तरीका बता रहा हूँ भाई मैं। कंडक्टर है इसका मतलब पहले से के अंदर चार्ज है, इतनी बात अपने को पता है। अगर इसके अंदर चार्ज है तो और हम चार्ज देंगे तो अंदर वाले चार्ज उसको बाहर कर देंगे। चल भाई तू बाहर जा, अंदर वाला चार्ज बोलेगा भाई तू बाहर जा, तुम्हें अंदर आने की जरूरत नहीं क्योंकि हम लोग अंदर पहले से हैं। ठीक है, तो ये चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इसलिए आपको कंडक्टिंग स्फीयर या हॉलो स्फीयर दोनों एक हो गया। ठीक ना, इसको इन दोनों देखो एक ही बात हो गई। जिसको आप क्या बोल सकते हो, कंडक्टिंग स्फीयर बोलिए या फिर आप हॉलो स्फीयर बोलिए, दोनों बात एक ही है। अच्छा आ जाओ सॉलिड स्फीयर। सॉलिड मतलब अंदर कुछ मटेरियल है, अंदर जगह रुकने की है, कंडक्टिंग है मतलब सॉलिड है ये कुछ है। जब कुछ है तो यहाँ पे जो चार्ज आएगा तो ये अंदर रहेगा। तो यहाँ पे क्या था, कुछ था ही नहीं। ठीक, अच्छा इसके बाद इसको इंसुलेटिंग स्फीयर क्यों बोला जाता है। इंसुलेटर का मतलब इसके अंदर कुछ है ही नहीं है। इंसुलेटर का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर चार्ज नहीं है, यही ना। इंसुलेटर वे होते हैं जिसके अंदर चार्ज ना हो और कंडक्टर वे हो जिसके अंदर चार्ज हो। तो अगर ये इंसुलेटर है मतलब इसके अंदर चार्ज नहीं है, जो हम चार्ज देंगे वह अंदर जाके समा जाएगा, जैसे ऐसे समझो कि एक क्लास में 30 बेंच की स्टूडेंट है, 30 बेंच मतलब 30 स्टूडेंट बैठ सकते हैं। अब 30 पहले से बैठे थे, इसमें 30 पहले से बैठे हैं। अब कोई आएगा बाहर जाके बैठेगा या बाहर खड़ा होगा, इसमें पूरी जगह खाली है। 30 लोग गए या 10 लोग 20 लोग 50 लोग जितने भी लोग गए वहाँ पे अंदर जाके बैठ सकते हैं। तो ये दोस्तों आपको कन्फ्यूजन ना बना रहे, नहीं पता चला कन्फ्यूजन बना रहेगा, इसका उसमें और उसका इसमें हो जाता है, यही चांस ज़्यादा रहता है। आपको ज़्यादातर ये सॉलिड स्फीयर ना बोल करके इंसुलेटिंग स्फीयर बोलता है, उसको हॉलो स्फीयर ना बोल करके कंडक्टिंग स्फीयर बोलता है। ठीक है, कंडक्टिंग इंसुलेटिंग में जा करके कन्फ्यूजन हो जाता है और वही गड़बड़ हो जाता है कि गड़बड़ आपसे ना होने पाए। चलो अब देखो इसका हम लोग फार्मूला कैसे निकालते हैं। एकदम उसी फार्मूले की तरह है, एकदम ईजी है, लेकिन इंपॉर्टेंट वही वाला है। ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एकदम उसी की तरह दोस्तों निकालेंगे। तो ये हमारा हुआ कोई कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। क्या हुआ है हमारा, ये सॉलिड स्फीयर। और अगर दोस्तों ये सॉलिड स्फीयर है तो इसको अगर हम चार्ज देंगे, वह चार्ज इसके सरफेस के अंदर यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक ना। अब इस सॉलिड स्फीयर की वजह से हमें क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। तो इस सॉलिड स्फीयर के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग 3 प्लेस पर फाइंड करेंगे। पहला प्लेस इसके एट एक्सटर्नल पॉइंट, सेकेंड इसके सरफेस पर, थर्ड इसके इंटरनल पॉइंट। अगर मान लो अभी हमें यहाँ पे निकालना है, जब यहाँ पे निकालना है तो यहाँ से हम लोग एक ऐसे गॉसियन सरफेस बनाए। तो मैं इसको पॉइंट को मैं और पास कर दूँ, देखो यहाँ पे कर दिया मैं। अब एक हम लोग क्या बनाएंगे, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस।
ये हमारा क्या बन रहा है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ठीक ना। ये हमारा क्या हो गया, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। अच्छा, इस पे छोटा सा एरिया यहाँ पे ले लेंगे, छोटा सा एरिया हो गया ये, और इसको हम लोग बोलेंगे डी ए वेक्टर। और जो यहाँ पे पूरा चार्ज है, जितना भी चार्ज हम दिए हैं, उस पूरे चार्ज को हम इसके सेंटर पर सेंटर्ड मान सकते हैं। मतलब इसके सेंटर पर एक ही जगह मान सकते हैं। जैसे कभी आपने पढ़ा होगा सेंटर ऑफ मास, मतलब मास क्या होता है, ये जगह पर सेंटर्ड होता है, मानते हैं ना, ऐसा पढ़े होंगे अभी, सेंटर ऑफ मास नाम तो सुने होंगे ना, सेंटर ऑफ मास। सेम उसी तरीके से हम लोग पूरे चार्ज को ए जगह पे सेंटर मान सकते हैं। अगर चार्ज यहाँ सेंटर पर है, मतलब चार्ज अगर यहाँ पर है, तो ये प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे, तो बोले ई का डायरेक्शन इधर हो जाएगा ये, ठीक। अब इस पूरे सरफेस से पास करने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब बात करेंगे फाई ई लिखेंगे। अगर हम इसने एरिया से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते इसको डी फाई ई बोलते। अगर हम कहते द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू द सरफेस एरिया डी ए वेक्टर, तो डी फाई ई बोलते। अगर हम कहें नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू द गॉसियन सरफेस, उसको फाई ई बोलेंगे। तो आप क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कहाँ पे लिखे भाई, चलो यहाँ पे लिख देते हैं नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through the spherical Gaussian surface या Gaussian surface, passes through the Gaussian surface क्या हो जाएगा, फाई ई। सो क्या बोलेंगे, फाई ई। फाई ई फार्मूला क्या है, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। और ये तो दोस्तों आपको अच्छे से याद हो गया है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा होता है। तो यहाँ हो जाएगा फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 की वैल्यू 1। क्यों कॉस 0, क्योंकि ई डी ए दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस 0 की वैल्यू 1। तो यहाँ पे ई कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू, ई को बाहर कर लेंगे ना, ई को मुस्कुराते हुए बाहर कर ले पहले हम लोग। देखो हे, देखो ई बाहर हो गया, क्लोज इंटीग्रल डी ए, और डी ए का इंटीग्रेशन ए, फाई ई इक्वल टू ई ए, एकदम उसी की तरह, एकदम सेम, इससे पहले वाला जो डेरिवेशन भी मैंने कराया, एकदम उसी की तरह ना, सेम। अब दोस्तों यहाँ से क्या अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई, अच्छा जब मैं बोलता हूँ क्या अप्लाई करेंगे तो दिमाग में आ जाता है ना कि क्या अप्लाई करेंगे, कहोगे सर गॉसियन अप्लाई करेंगे। तो फाई ई के प्लेस पर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई ए के प्लेस पर इस वाले गॉसियन स्फेरिकल सरफेस का एरिया, और भाई स्फेरिकल है, स्फेरिकल का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ से अपने को ई क्या मिल जाएगा, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। अब आप कहोगे अरे सर ये तो फार्मूला वही है। अरे भैया वही नहीं आएगा, फार्मूला वही नहीं आएगा, जब हम लोग वैसे किए हैं सब कुछ है तो रिजल्ट तो वही तो आना था। ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। यहाँ पे ई और आर में कैसा रिलेशन है, बोल दो भाई। तो आप कहोगे रे सर इनवर्स का रिलेशन है, ई ज़्यादा होगा तो आर कम होगा, आर कम होगा तो ई ज़्यादा होगा। चलो भाई, ये कहाँ का निकल गया, एट एक्सटर्नल पॉइंट। अब कहाँ निकाल दें हम लोग, सेकेंड, एट द सरफेस, सरफेस पर निकालेंगे, सरफेस पर। अब यहाँ में क्या चेंजेस हो जाएगा, जो अभी हम लोग इसको माने थे स्मॉल आर, और इसको माने थे हम लोग कैपिटल आर, इसको हम लोग माने थे कैपिटल आर, तो अब जो स्मॉल आर है वह कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब स्मॉल आर हो जाएगा कैपिटल आर। तो अब ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान कैपिटल आर स्क्वायर, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान कैपिटल आर स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला बन गया, ठीक ना। चलो भाई यहाँ तक ये हो गया एट द सरफेस, ये एट एक्सटर्नल पॉइंट, ये हो गया एट द सरफेस। अब एट द इंटरनल पॉइंट थर्ड, ये भी देखो सेम है, बस यहाँ पे चेंजेस होगा, एट
द इंटरनल पॉइंट, एट द इंटरनल पॉइंट। चलो भाई फिर से मैं स्फीयर बनाता हूँ। ये देखो, ये हमारा था सॉलिड स्फीयर, ये हमारा ये वाला सॉलिड स्फीयर, ठीक, जिसको हमने चार्ज दिया, वह चार्ज पूरा यूनिफॉर्मली इसके अंदर पूरे इसके वैल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। अब हमें मान लो ये है हमारा इंटरनल पॉइंट, यहाँ पे निकालना है, और ये हमारा मेन वाले सरफेस का, मेन वाले सॉलिड स्फीयर का ये सेंटर हुआ, इसको मान दिया ओ। अब यहाँ से ऐसे हम लोग गॉसियन सरफेस बनाएंगे। ये देखो हमारा गॉसियन सरफेस, ये देखो गॉसियन सरफेस, ठीक ना। अच्छा, अब देखो ये बड़े वाले सरफेस के अंदर पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था, बड़े वाले सरफेस के अंदर। अब जो छोटा वाला है उसके अंदर कुछ कम होगा कि नहीं, बताओ। जैसे अब बड़े वाले में पूरा, बड़े वाले में छोटे वाले का चार्ज, बड़े वाले का चार्ज पूरा मिला करके है, छोटे वाले में केवल ये अंदर वाला चार्ज है। इसका मतलब कि बड़े वाले के पास चार्ज ज़्यादा था, छोटे वाले के पास चार्ज कम है, ये बात ठीक। अच्छा, बड़े वाले का वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा क्योंकि इसका जो है रेडियस यहाँ से यहाँ तक है कैपिटल आर, और छोटे वाले का वॉल्यूम कम होगा क्योंकि इसका रेडियस केवल इतना है, ठीक है। मतलब बड़े वाले का वॉल्यूम ज़्यादा, बड़े वाले का चार्ज ज़्यादा, ठीक। बड़े वाले, छोटे वाले का रेडियस कम तो वॉल्यूम कम, और रेडियस का चार्ज कम। ये दोनों बात क्लियर है, यहाँ से फिगर से सामने सामने दिख रहा है, ठीक है ना। ये हमारा पॉइंट पी, और इसी पॉइंट पी पर अपने क्या करना है, इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक। अब इस छोटे से यहाँ पे एरिया ले लेंगे, छोटा सा एरिया हमारा हो जाएगा डी ए, छोटा सा एरिया क्या हो जाएगा हमारा डी ए, और डी ए का डायरेक्शन क्या हो जाएगा डी ए वेक्टर। और इसने एरिया से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना नहीं, पूरे से निकाल लेते हैं, ठीक। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिससे यहाँ लिखा था नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू द गॉसियन सरफेस, वही लाइन यहाँ भी चिपका सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू द गॉसियन सरफेस। उसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या लिखूंगा मैं, फाई ए इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी ए, ठीक ना। फाई ए इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस 0 डिग्री, फाई इक्वल टू ई क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस 0 की वैल्यू 1, फाई इक्वल टू ई और डी ए, फाई इक्वल टू ई और डी ए का ए। देख लो ये लाइन यहाँ तक सेम है ना, एकदम सेम है दोस्तों, एकदम सेम है, कोई चेंजेस हो ही नहीं रहा है। अब फाई ई के प्लेस पर यहाँ पे क्या हमने अप्लाई किया, गॉस थ्योरम, यहाँ भी अप्लाई करेंगे गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्यों अपान एप्सिलॉन नॉट, तो क्या आपकी बार क्यों लिखेंगे छोटे वाले स्फीयर के लिए। ये तो भाई ये पूरा वाला जब स्फीयर था इस पर कितना चार्ज था उसको हमने माना क्यों। अब ये छोटा सा स्फीयर है, इस पर जो चार्ज क्यों तो नहीं होगा, क्यों तो नहीं होगा, तो हम लोग उसको मान लेते हैं क्यों डैज अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू ए, एक जगह पे 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि ए रेडियस हमने स्मॉल आर माना है। तो यहाँ से ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों डैज अपान स्मॉल आर स्क्वायर। अब यही दोस्तों क्यों डैज अपने को निकालना है, क्या निकालना है, क्यों डैज निकालना है। अब क्यों डैज कैसे निकलेगा वही अपने को देखना है। क्यों डैज निकालने के लिए एक फार्मूला होता है रो को क्या बोलते हैं। अच्छा, रो से पहले एक सिंबल था लैम्डा, लैम्डा को हमने क्या बोला था, लीनियर चार्ज डेंसिटी। सिग्मा को हमने क्या बोला था, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका फार्मूला था क्यू अपान एल, इसका फार्मूला था क्यू अपान ए। अब बता दो रो का फार्मूला क्या हो जाएगा, रो का फार्मूला क्या हो जाएगा। और रो को बोलेंगे क्या, इसको बोला था हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको हमने बोला सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अच्छा, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, क्यू अपान वी, क्यू अपान वी। तो अब पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है ना चार्ज, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूज करेंगे। तो क्यू इक्वल रो इक्वल टू हो जाएगा क्यू डैश अपान वी। तो क्यू डैश इक्वल टू रो इंटू वी, तो रो इंटू वी, वी की जगह पे 4/3 पाई आर क्यूब। भाई स्फीयर का वैल्यूम, स्फीयर का वैल्यूम। अब देखो क्यों डैज मिल गया अपने को ये। अब क्यों डैज ला करके यहाँ पे अगर हम रख देते हैं तो ई फार्मूला निकल जाएगा एट इंटरनल पॉइंट का, रखते हैं। देन ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r स्क्वायर, 1/r स्क्वायर, ये वाला आर स्क्वायर। अभी क्यू डैश के प्लेस पर रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब।
तो r 3 बार है, यहाँ पे 2 बार है, कैंसिल हो गया, एक पावर बचा है 4 पाई से कैंसिल हो गया। तो ई इक्वल टू ऊपर क्या बचा रो, यहाँ बचा r, रो r अपान यहाँ बचा कुछ एप्सिलॉन नॉट, यहाँ बचा 3, तो 3 एप्सिलॉन नॉट, रो r अपान 3 एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला हमारे लिए बन जाता है इम्पॉर्टेंट। रो r अपान 3 एप्सिलॉन नॉट ये अंदर के लिए है, ठीक ना, ये क्या अंदर के लिए, जबकि कंडक्टिंग के लिए 0 था भाई, कंडक्टिंग के लिए क्या था 0 था। जबकि सॉलिड स्फीयर हो या इंसुलेटिंग स्फीयर हो उसके अंदर रो r अपान 3 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे क्या देख रहे हो, ई और स्मॉल r में क्या है, इनवर्स का रिलेशन है, और यहाँ पे ई और स्मॉल r में क्या है, डायरेक्ट का रिलेशन है। ऐसा रिलेशन है, डायरेक्ट का रिलेशन है। इसका मतलब कि अगर आपका सॉलिड स्फीयर हो या इंसुलेटिंग स्फीयर हो, उसके सेंटर से सरफेस की तरफ, सेंटर से सरफेस तक आएंगे तो ई ज़्यादा होगा, मतलब आर ज़्यादा होगा। यहाँ पर क्या दिख रहा है, ई प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर ज़्यादा तो ई ज़्यादा, आर कम तो ई कम, ये बता रहा है। ठीक है, तो भाई ग्राफ कहाँ बनाएं, ग्राफ के लिए अपने पास जगह नहीं है, और इतनी जगह में अगर मैं ग्राफ बनाऊँ अच्छा लगेगा वो, चलो कर देते हैं। देखो ये हमारा हुआ क्या, सॉलिड स्फीयर, ठीक ना, और इसका ये हुआ सेंटर, ये देखो ये लाइन, ये देखो ये, ठीक है, छोटा सा बनाते हैं कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखो ये तो डिस्टेंस हो जाएगा कैपिटल आर, और कैपिटल आर पे आप देख रहे हो यहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम है, कैपिटल आर तक वैल्यू क्या है मैक्सिमम। देखो यहाँ पे क्या है ई आर, मतलब यहाँ पे आर, मतलब हम ई और स्मॉल आर के बीच का ग्राफ बना रहे हैं ना, ये हमारा स्मॉल आर हुआ, ये हमारा हुआ ई हुआ, तो हम ई और स्मॉल आर के बीच जब ग्राफ बना रहे हैं तो कैपिटल आर से मतलब नहीं, हम इसको कांस्टेंट मान सकते हैं, मतलब सरफेस पे जो भी वैल्यू है कांस्टेंट है। और ये साफ साफ दिख रहा है कि सेंटर से सरफेस तक जाएंगे तो ई ज़्यादा, आर ज़्यादा तो ई ज़्यादा। अब देखो आर ज़्यादा ई ज़्यादा तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ग्राफ दोस्तों कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन। भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब होता है तो ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। याद करो यार, ओम्स लॉ वी प्रोपोर्शनल टू आई, ग्राफ कैसा बना था, स्ट्रेट लाइन। वो सब वो जमाने के याद है, वो याद रहता भी है। यहाँ पे दिक्कत तुम लोग हो रही ना कि अरे सर ये कैसे स्ट्रेट लाइन बन गया, भाई दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो ग्राफ स्ट्रेट लाइन। तो ये ग्राफ बन गया ई और आर के बीच में स्ट्रेट लाइन। उसके बाद बाहर जा रहे हैं, बाहर जाएंगे तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोले थे ऐसे। वही चीज़ यहाँ भी दिखा दो, ये देखो अच्छा लगने के लिए, देखो ये ऐसे या ठीक, यहाँ आप लिख सकते हो ई प्रोपोर्शनल टू 1/r², और यहाँ आप क्या लिखोगे ई प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, ठीक ना। तो ये आपका ग्राफ बन गया। ग्राफ साफ साफ दिख रहा है नहीं भाई, चलो छोटा सा ग्राफ है लेकिन आपको साफ साफ दिख रहा है। तो दोस्तों ये रहा आपका गॉस थ्योरम का 4 एप्लीकेशन। तो चारों एप्लीकेशन हमने आपको बता दिया बढ़िया तरीके से। बाकी एक एप्लीकेशन जो है वो आपके न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग जब न्यूमेरिकल में करेंगे तो उसमें वो न्यूमेरिकल में ज़रूर ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जितनी भी चैप्टर 1 की टॉपिक आपको बताई गई है, चैप्टर 1 की टॉपिक आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। हमने चैप्टर 1 के जो डेरिवेशन थे, डेरिवेशन के हमने 5 लेक्चर आपको दिए हैं, और 5 लेक्चर आप देखने के बाद अगर आप न्यूमेरिकल देखते हैं तो यकीन मानना दोस्तों आपको न्यूमेरिकल ज़रूर समझ में आएंगे। न्यूमेरिकल तभी समझ में आएंगे जब आप डेरिवेशन की जितनी वीडियो बनाई गई है उस वीडियो को बढ़िया तरीके से आप समझेंगे और आप बढ़िया तरीके से उसको कवर किए रहेंगे तभी। न्यूमेरिकल के लिए क्या है, न्यूमेरिकल के लिए फार्मूला याद होना चाहिए और थोड़ा सा कैलकुलेशन पोर्शन थोड़ा मजबूत होना चाहिए। अगर आपने फार्मूला याद किया है और आपको थोड़ा सा डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना ये थोड़ा सा स्ट्रांग है, हल्का सा, न्यूमेरिकल आपको अपने आप समझ में आएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा थ्योरी समझे रहेंगे तब। तो उम्मीद करते हैं कि आप 5 लेक्चर की जो वीडियो है उसको बढ़िया तरीके से समझ करके तब न्यूमेरिकल पे आप हाथ लगाएंगे और न्यूमेरिकल आपको समझ में आएगा, ये हमारी गारंटी है। बस केवल 5 वीडियो को आप बढ़िया तरीके से समझे रहिए, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, न्यूमेरिकल की क्लास में। और न्यूमेरिकल का करेंगे धुआं और आप लेंगे न्यूमेरिकल का अच्छा खासा मज़ा, ठीक है। तब तक आप लोग ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी पढ़ाई लिखाई को शानदार धुआंधार ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए और अपना जो टारगेट है उसको कभी मत भूलिए। टारगेट को याद रखिए, टारगेट अपना बना लीजिए, अब की बार 90 पार और अभी नहीं तो कभी नहीं,
ठीक है। अगर ये सोच लेंगे और ये अगर आप हमेशा सोचते रहेंगे, जैसे जब पढ़ने बैठिए अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं पढ़ा तो कभी नहीं पढ़ पाऊंगा, जब आप इस तरीके से सोचेंगे ना तो आपके अंदर एक अलग एनर्जी आएगी और उस एनर्जी से आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई करेंगे। चलते भाई, फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के सबको बाय बाय।